नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की खबर से। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप कर लेना चाहिए अमेरिका को। क्यों करना चाहिए ऐसा, इसका क्या कारण है, ये भी आपको इस खबर के जरिए बताएंगे। वही दूसरी खबर दिखाएंगे महाराष्ट्र की, जहां पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन बुर्का पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और तीसरी खबर, ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर सीएम ने मंडी शुल्क को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ये बड़ा ऐलान है, किस तरह से एक बड़ी राहत इससे मिलेगी किसानों को, ये बताएंगे आपको। और चौथी खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां पर मनरेगा बचाओ के लिए आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही है। जो मनरेगा का नाम बदला गया उसके बाद से कांग्रेस लगातार मुखर है। पांचवी खबर भगवा झंडे से जुड़ी हुई है। बैतूल में भगवा झंडे जलाए गए, क्यों जलाए गए, किस बात का ये विरोध कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको। तो ये 5 खबरें बारी बारी से आपको बताएंगे। तो आज पूरे दिन ये पांचों खबरें सुर्खियों में बनी रही। बेहद महत्वपूर्ण ये खबरें हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयान की खबर से, जिसमें वो कह रहे हैं कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप कर लेना चाहिए अमेरिका को। जिस तरह से उन्होंने मादुरो को किडनैप किया था, वेनेजुला के जो प्रधानमंत्री थे उनको, और उसी तरह से उनको किडनैप कर लेना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू को मानवता का सबसे बड़ा अपराधी माना उन्होंने, और दावा किया कि गाजा की फिलिस्तीनियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो इतिहास कभी नहीं देखे गए हैं। इस तरह का कोई मामला जो रहा है उसको लेकर कोई भूल नहीं पाएगा। इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही है। और पाकिस्तान का इजरायल के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ही फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर मजबूत समर्थन भी करता रहा है। साथ साथ पाकिस्तान के ईरान के साथ अच्छे संबंध भी हैं। तो इजरायल का विरोध लगातार वो पहले से करता आ रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने पहले ही गाजा में अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। इसका जिक्र भी आसिफ ने अपने इंटरव्यू के दौरान किया है। तो देखिए किस तरह से दुनिया में लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अब ये जो संघर्ष चल रहा है ईरान का, उस बीच अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, इजरायल की एंट्री हो चुकी है। और ये संघर्ष कहां जाकर रुकेगा, और पाकिस्तान की तरफ से ये जो सलाह दी गई अमेरिका को, उसका क्या मतलब है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अरुणी जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, आपसे समझना चाहते हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां ईरान में बनी हुई हैं, 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल अपनी जगह अपना स्टैंड अलग ले रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है और पाकिस्तान सलाह दे रहा है अमेरिका को कि वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिस तरह से पकड़ा गया है, ठीक वैसे ही नेतन्याहू को भी पकड़ लेना चाहिए अमेरिका को। क्या कहेंगे, कैसे समझे इस पूरे मामले को? तो देखिए बड़ा पेचीदा ये पूरा मामला है, क्योंकि संघर्ष जो है वो लगातार जारी है, चाहे वो गाजा के बीच में हो, इजराइल के बीच में हो, जिस तरह से फिलिस्तीन के बीच हो, और हाल फिलहाल में जो रूस का संघर्ष चल रहा है अमेरिका के साथ, उसकी बात कर ली जाए तो चारों तरफ से युद्ध की जो स्थितियां बनी हुई है, आपसी संघर्ष, जो तनाव का माहौल बना है। इस बीच ये जो बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आया है, ये तनाव बढ़ाने वाला ही बयान है। इसको समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अरुणी जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सनी जी, आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए ईरान में तनाव के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के हम देख पा रहे हैं। एक तरफ इधर अमेरिका है, रूस है, चीन है, और इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बेवजह की एक सलाह दे रहे हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप कर लेना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने किडनैप किया था वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को। अब पाकिस्तान की जो एंट्री हो रही है, इसको कैसे समझा जाए? क्या वेनेजुला के बहाने वो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है, या फिर ये कहे कि उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है?
नहीं सनी जी, देखिए पाकिस्तान की यह रणनीति रही है कि उसके जो मंत्री वो अलग अलग बयान देकर दुनिया को गुमराह करते हैं। एक तरफ वहाँ की जो सेना है वो इजराइल की सेना के साथ चलना चाहती है। गजा को लेकर एक दो बार उनकी बातें भी हो चुकी है वहाँ पर इजराइल की सेना के साथ साथ। तो वहीं पर ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू का किडनैप कर लेना चाहिए। तो एक तरफ तो पाकिस्तान डर रहा है गजा में पाकिस्तान की सेना भेजने से, और दूसरी तरफ नेतन्याहू के विरोध में बोलकर इस बात को हवा देना चाहता है कि उस पर जो अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है पाकिस्तान पर, वो फिलिस्तीन में सेना भेजे। तो पाकिस्तान ये संदेश देना चाहता है कि इसको लेकर उनके देश में बहुत मतभेद है। यही कारण है कि उन्होंने नेतन्याहू को किडनैप करने की बात कही है। ख्वाजा आसिफ जो है वो अपनी जो है बेहद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल लगातार करते रहे हैं, और यदि इसके बाद इजराइल से इसकी खिलाफत होती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान और इजराइल में तनाव बढ़ेगा। और पाकिस्तान यही चाहता है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर पाकिस्तान पर यह दबाव नहीं डाले कि उसकी सेना वहां पर जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना यदि गजा में भेजी जाती है तो हमास से जो हथियार छुड़ाने का जो मसला है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हथियार हमास के पास, हमास को हथियारों से दूर रखा जाए, मतलब वो हमास का अस्तित्व चाहता है। तो यही कारण है कि समूचे मसले को उलझाने के लिए ख्वाजा आसिफ ने ऐसा बयान दिया है। लेकिन ये पूरा मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल कहना कहीं अमेरिका का साथ देना चाहेगा, और जाहिर सी बात है इस पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, वो भी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है वो हस्तक्षेप करना नहीं चाहेंगे। देखिए सनी जी, इसको एक दूसरे तरीके से भी देखने की जरूरत है। अभी ईरान पर बहुत दबाव है, क्योंकि जो खामनेई है वो उसके भागने की बातें हो रही है। ट्रंप कह चुके कि खामनेई भागेगा। तो ईरान पर पूरी दुनिया का ध्यान है, और ईरान में यदि जो खामनेई है उनको अबदस्त करना है, उनको भगाना है, तो वहां पर आईएसआई की मदद लेना पड़ेगी अमेरिका को। तो पाकिस्तान दुनिया का ध्यान ईरान से भटकाने के लिए और इस्लामिक दुनिया का ध्यान जो है वो इजराइल पर दबाव डालने की ओर लगाना चाहता है। यही कारण है कि बहुत रणनीतिक तौर पर ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है, जिससे कि नेतन्याहू पर दबाव पड़े, और जो ईरान में जो खामनेई के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन कम हो जाए, बंद हो जाए, जिसके कारण ईरान के धर्मगुरु सत्ता पर बने रहें। और यदि ऐसा होता है तो ईरान और पाकिस्तान के संबंध भी मजबूत रहें। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं ब्रह्मदीप जी की यहाँ पर ईरान के जो रहवासी वो पहले ही ट्रंप के नाम से स्ट्रीट का नाम दे चुके हैं, ट्रंप का समर्थन वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है स्थितियां और ही ज्यादा ट्रंप के सपोर्ट में आती दिखाई दे रही है, लेकिन समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रह्मदीप मनोनी जी। और चलिए अब बात करते हैं भारत की। महाराष्ट्र में जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो रहे हैं, इस बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली भारत की बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अब उनका ये जो बयान है वो सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बात उन्होंने कही है उसके बाद कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। ओवैसी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित जनसभा के दौरान यह बयान दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। ओवैसी के बयान का जवाब महाराष्ट्र में मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे ने दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि ओवैसी हिंदू राष्ट्र में ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। जो लोग ऐसे पदों पर बैठना चाहते हैं उन्हें अपने इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। हम बुर्के वाली और हिजाब पहनने वाली के साथ ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहां से भगा देंगे। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें पोलराइजेशन का जो दौर है वो चल रहा है। हालांकि
कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर बीजेपी एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हुआ है, बाकायदा स्थानीय स्तर की जो सरकार है वो तक बना ली है, लेकिन बयानों में एक दूसरे के लिए विरोधाभासी बयान देते हैं। लेकिन बात संविधान की, और संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक को हर पद पर रहने का अधिकार है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ा ऐलान किया है और मंडी शुल्क में 1 साल के लिए छूट दी है। तो उनका ये जो ऐलान है, इसकी मांग लंबे समय से राइस मिल एसोसिएशन कर रहा था और आखिरकार उनको ये बड़ी राहत देने की बात सीएम ने कही है। तो सीएम साय ने ये बड़ा ऐलान किया है, इससे एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी राइस एसोसिएशन को। तो इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का ये मंच था जहां पर ये घोषणा सीएम ने की है। तो इसके पहले भी इसको लेकर मांग उठती रही थी, ऐसे में अब ये मौका था जब सीएम ने इसका ऐलान किया। हाँ, मंडी शुल्क पिछले साल 0% था, जिसकी अवधि दिसंबर में समाप्त हो गई है। फिर एक्सपोर्टरों की तरफ से निवेदन था तो 1 साल के लिए फिर मंडी शुल्क 0% कर दी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, किस तरह से इसका फायदा राइस मिल एसोसिएशन को होगा, किसानों को होगा, इससे क्या बड़े बदलाव आएंगे, कैसे इसको समझा जाए? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों को और राइस मिलर्स को जो है एक बड़ा फायदा जो है वो जरूर होगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था विगत वर्ष भी इसी तरीके से 1 साल तक जो है कहीं ना कहीं मंडी शुल्क में सरकार द्वारा जो है वो छूट दी गई थी। वहीं आज भी जिस प्रकार से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट जो कि देश के अलग अलग राज्यों में होता है, उसकी मेजबानी करने का मौका छत्तीसगढ़ को मिला था, जहां पर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देश भर के अलग अलग जो राइस मिलर्स हैं वो आए थे। इसके अलावा कई फॉरेनर्स भी जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, जो कि राइस की ग्रोइंग को लेकर के जो टेक्नोलॉजी और आने वाले समय में किस प्रकार से बेहतर उत्पादन किया जा सके उसको लेकर के इस पूरे समिट में चर्चा की गई। सीएम साय ने अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ ये वो राज्य है जो न केवल सिर्फ भारत देश में बल्कि दुनिया भर में अलग अलग तरह के चावल की प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जहां पर देश में सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के चावल का उत्पादन जो है वो होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं राइस मिलर्स ने पिछले साल भी जो है ये मांग रखी थी कि कहीं ना कहीं मंडी शुल्क में शुल्क जो है वो निःशुल्क किया जाए और इस बार भी 0% रखा जाए। तो इसको लेकर के इस बार भी मांग आई थी। तो कहीं ना कहीं सीएम साय ने ये बड़ी घोषणा की, जिसमें मंडी शुल्क पिछले वर्ष की तरह इस साल भी जो है वो 0 यानी कि शुल्क 0% जो है वो रहेगा और इससे कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ जो राइस मिलर्स हैं उनको काफी बड़ा फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद हसन आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्या इसके अलावा इसका, क्योंकि अब ये इसका रेवेन्यू से सीधा संबंध है, क्या कहीं और से भी इसको वसूलने की कोशिश होगी और साथ साथ जो उठाव को लेकर दिक्कतें आती हैं क्या उसमें तेजी आएगी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राइस का समिट था तो ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण बातें बताई कि इस तरीके के कहीं ना कहीं जो समिट होते हैं तो इसमें आने वाले समय में कैसे और बेहतर किसानों के लिए काम किया जा सकता है, किसान किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, इस समिट में उस पर चर्चा की गई है। साथ ही राज्य सरकार लगातार 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी कर रही है। सीएम साय ने ये भी बताया कि इस साल भी जो लक्ष्य रखा गया है वो जल्द ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि पूरी जनवरी के लगभग 31 जनवरी तक धान खरीदी जो है वो जारी रहेगी ताकि किसानों को किसी प्रकार से परेशानी ना हो। साथ ही जो टोकन की शिकायत थी या धान के उठाव की, तो उसको लेकर के भी सीएम साय ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और टोकन की दिक्कत खत्म करने के लिए भी 24 घंटे ऑनलाइन जो टोकन खरीदने का सिस्टम है वो राज्य सरकार की ओर से रखा गया है। बिल्कुल मोहम्मद हसन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर भी चूंकि आपसे ही जुड़ी हुई है, इस पर भी अपडेट हम आपसे लेंगे। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत आज से कर दी है। कल से कांग्रेस इसमें उपवास करने वाली है, प्रतीकात्मक तौर पर विरोध दर्ज करने वाली है
आज से हर जिले में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही है और बता रही है कि मनरेगा में क्या बदलाव हुए हैं, कैसे उससे किसानों को नुकसान पहुंचेगा, जो मजदूर है मनरेगा के उनको नुकसान पहुंचेगा, क्या इससे उनका जो फायदा पहले होता था जो अब नहीं होगा, ये बातें वो समझाने की कोशिश करेगी। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से पहले का कानून था उसमें 90 और 10 का रेशो हुआ करता था, जो काम मिलता था मनरेगा के मजदूरों को 90% जो भुगतान होता था वो केंद्र करता था, 10% भुगतान राज्य को करना होता था। लेकिन जो अब बदलाव हुए हैं वो ये बदलाव भी हुए कि अब 60 और 40 का रेशियो कर दिया गया है, 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार। साथ साथ जो मजदूरी का भुगतान या मजदूरी की तय जो दिन थे, पहले 100 थे, वो 125 दिन कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो पेमेंट का समय था, यानी कि जो भुगतान होता था इन मजदूरों को, उसकी अवधि भी महज हफ्ते भर से 15 दिन कर दी गई है। तो ये बड़े बदलाव नए कानून में हुए हैं, वीबी रामजी बिल में, और इस बात का विरोध कांग्रेस कर रही है। और इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है मोहम्मद हसन, वो भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हसन, आपसे समझना चाहते हैं किस तरह से कांग्रेस इसका विरोध करने जा रही है प्रदेश भर में, क्या ब्लूप्रिंट है, कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं, कहां से इसकी शुरुआत होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए देश भर में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर के जी राम जी जो कि नाम रखा गया है, इसको लेकर के कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर गई है और देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो आज से मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने कर दी, जहां पर आज पहले दिन तमाम छत्तीसगढ़ के अलग अलग 33 जिलों में जो जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई और उस माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से मनरेगा का नाम बदलने के साथ ही और आने वाले समय में जो नाम बदला गया है इससे कितने नुकसान जो है वो होने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस का ये सीधा आरोप है कि मनरेगा में पहले 90% जो है वो केंद्र का होता था और 10% राज्य सरकार का होता था, लेकिन अब बदलाव किया गया है, 60% जो है वो केंद्र का होगा, 40% राज्य का होगा। तो कहीं ना कहीं पहले ही राज्य सरकार जो है वो इस योजना को ठीक से नहीं चला पा रही थी और इसके बाद अब नाम बदला गया है और ऐसे में अब राज्य का जो 40% अब देना होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ठीक तरीके से संचालित नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का यह आरोप है और नाम बदलने को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत जो है वो हो गई है। आज पहले दिन जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कल का दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल प्रदेश भर के जो नेता है वो राजधानी रायपुर में एक साथ जुटेंगे और कल सभी लोग सामूहिक उपवास रख करके जो है वो विरोध जताएंगे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रायपुर के जो अंबेडकर चौक है वहां पर तमाम नेतागण इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास रख करके विरोध जताएंगे। इसी प्रकार से आने वाले समय में 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर भी जनसंपर्क कार्यक्रम कांग्रेस करेगी। 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर, उसके बाद 31 से लेकर के 6 फरवरी तक कहीं ना कहीं जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। फिर 7 से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय और 16 से 25 फरवरी को एक बड़ी रैलियां भी जो है वो निकाली जाएगी। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत आज से कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत हुई है और जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए मोहम्मद हसन, आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मनरेगा को लेकर भले ही विरोध हो रहा हो और कहा जा रहा हो कि मनरेगा में 125 दिन की मजदूरी दी जाएगी, लेकिन एवरेज अगर छत्तीसगढ़ के मजदूरों का देखा जाए 2024-25 के वित्तीय वर्ष का, तो ये कहता है कि 42 से 43 दिन महज ये जो रोजगार है मनरेगा के मजदूरों को वो दिया गया है, जबकि दावा किया जा रहा है 125 दिनों का। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो 42-43 दिनों का रोजगार अभी दिया जा रहा है 24-25 में, क्या आने वाले समय में 125 दिनों तक ये पहुंच पाएगा। बहरहाल रुक करते अगली खबर का। मध्य प्रदेश के बैतूल से ये अगली खबर है, जहां पर बैतूल के गंज इलाके में हिंदू महासम्मेलन के विरोध में भगवा झंडे को समुदाय विशेष के लोगों ने जलाया है, जिसके बाद यहां पर तनाव के हालात बन गए और तनाव के हालात को देखते हुए पुलिस हरकत में आई और मुख्य आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इनका जो नाम है वो है तौफिक और मुशर्रफ, जिनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बता दें आपको कि प्रभात फेरी निकाली, तब जले हुए झंडे देखकर लोगों में आक्रोश था। जब यहाँ के लोगों ने प्रभात फेरी निकाली तो यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन इसके जरिए होना था। तो बैतूल में अलग अलग स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित होने हैं और गांव-गांव में, गांव से लेकर शहर तक भगवा झंडे यहां पर लगाए गए थे। तो शुक्रवार की रात लोहिया वार्ड में ये झंडे लगाए गए थे। सभी जगहों पर सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने इसका विरोध किया है।
हमने जेएच कॉलेज से यहाँ तक परसों बांधे, रात में मोहल्ले बांधने का कार्यक्रम था, तो 8 बजे से 11 बजे तक हमने झंडे बांधे। तो सुबह हम रोज प्रभात फेरी निकालते हैं, तो आज सुबह की प्रभात फेरी हमने देखा कि यहाँ पे झंडे जले मिले। अब किसने जलाए अज्ञात है, अभी जो भी है वो पता नहीं, पर हमें सुबह झंडे जले मिले। 2 युवक मुशर्रफ और तौफीक, जिनके घर वहीं थे, वो अपनी कार से, सेंट्रो कार से आए और फिर उन्होंने वो झंडे निकाले और 8-10 झंडे थे और उसको जलाया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें कठोर कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण कुमार सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। अरुण, कौन ये लोग थे, कौन इनके पीछे था, क्यों इन्होंने ये झंडे जलाए हैं, क्या इनसे जानकारी मिल पाई है और फिलहाल वहां पर हालात किस तरह के बने हुए हैं? जिसने अभी गिरफ्तार किया है ये एक विशेष समुदाय के युवक बताए जा रहे हैं और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और 2 युवकों की गिरफ्तारी की है इस पूरे मामले को लेकर। और अभी जो घटना स्थल है वहां पर अभी सामान्य बताया गया है, वहां स्थिति सामान्य है और कल जो हिंदू सम्मेलन होना था उसकी तैयारियों के पूर्व में झंडे लगाए गए थे, नगर में अलग अलग जगह पे झंडे लगाए गए थे और वहीं झंडे जलाने की जो बात सामने आई थी उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की, इनके पीछे क्या मकसद था इसका और क्यों इन्होंने ये झंडे जलाए, इसके बारे में कोई जानकारी? और कितने ऐसे लोग हैं जो उनके साथ थे और साथ साथ वहां पर फिलहाल क्या तनाव के हालात बने हुए हैं, कोई सुरक्षा के लिए और पुलिस बल तैनात किया गया है, क्या वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति है? अभी पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में भी पूछताछ जारी है और जो घटनास्थल है वहां पर भी अभी पुलिस बल तैनात किया गया है, पूरे एरिया में पुलिस बल लगा हुआ है वहां पर और स्थिति अभी सामान्य है और इन दोनों युवकों से अभी पूछताछ जारी है घटना को लेकर। बिल्कुल, लेकिन ये कार्यक्रम कब होना था, इसमें कौन कौन शामिल होने वाला था, इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी और आ रही है और जिन्होंने ये झंडे लगाए थे उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, झंडे लगाने की बात ये है कि कल जीएच कॉलेज में ये पूरा कार्यक्रम होना हिंदू सम्मेलन का और उसी के पहले तैयारी की गई थी और सारे हिंदू संगठन का कहना है कि ये एक घटना निंदनीय है और आक्रोशित करने वाली घटना है। जो भी इस प्रकार का जिन्होंने कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए अरुण सूर्यवंशी। तो बैतूल में तनाव के हालात है, देखना होगा किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित होता है और इनका मकसद क्या था, उनके साथ और कितने लोग जुड़े थे, उन पर क्या एक्शन होता है। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।